वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। अगर आप अभी एडमिशन लिए हैं बीए बीएससी बीकॉम में या बीएससी एजी बीएससी होम साइंस में, प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ये तो आपकी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना दी है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, आप देख लीजिएगा। बाकी आपको एक सब्जेक्ट जो पढ़ना पड़ता है को करिकुलर वाला, तो को करिकुलर सब्जेक्ट का एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा एक प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से या संपूर्ण चैप्टर से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मॉडल पेपर के माध्यम से तो बताए ही जाएंगे। इसके अलावा आपकी बार चैप्टर वाइज जो लेक्चर होंगे वो भी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर। यानी अगर आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि आपकी जो को करिकुलर की परीक्षाएँ हैं उनकी बेहतर तैयारी करवाई जा सके। तो 2025-26 की परीक्षाएँ जो होने वाली हैं एक प्रकार से, यानी लगभग दिसंबर के महीने से शुरू होंगी 2024 और 25 में, तो उनकी परीक्षाओं के लिए एक प्रकार से बेसिकली मैं तैयारी अभी से प्रारंभ करवा दे रहा हूं। न्यू सिलेबस है ये सेमेस्टर 1 का, यानी कि प्रथम सेमेस्टर में आपको, अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं या बीएससी एजी या बीएससी होम साइंस में हैं, तो आप किसी भी एक प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री कर रहे हैं तो आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। हर एक सेमेस्टर में एक प्रकार से वो बदल जाता है। जैसे कि अभी की अगर बात करें तो आपको क्या पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में, जब आप एडमिशन लेते हैं, इंटर पास करके आए अभी और आपने एडमिशन लिया बीए में या बीएससी में या बीकॉम में, तो आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में 3 आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक आपका को करिकुलर भी होगा। इसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में जानूंगा। तो आज सिलेबस डिस्कस करूंगा हम लोग किसके बारे में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, यानी कि खाद्य पोषण और स्वच्छता। यह आपके एक प्रकार से अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है बीए के प्रथम सेमेस्टर में, बीकॉम के, बीएससी एजी के, बीएससी के या फिर बीएससी होम साइंस के। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, इसके बाद में फिर चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपकी यानी प्रारंभ हो जाएंगी। यानी हर एक चैप्टर से बनने वाले पहले जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होंगे उनके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हर एक चैप्टर से उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। या आप कहें तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही पूरा का पूरा सिनेरियो समझा दूँ, समझाते हुए एक एक प्रश्नों को आगे बढ़ूँ, या कुछ की पॉइंट्स बता करके फिर मैं आपको चैप्टर्स बताऊँगा। तो जैसा भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन में। क्या, तो यहाँ पर आप लिख लें फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, ये आपके पेपर का नाम है, खाद्य पोषण और स्वच्छता, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। देखिए 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बेसिकली बटा हुआ होगा। ठीक है, अब जो चैप्टर्स होंगे वो कई होंगे, हर एक इकाई में अलग अलग जो है चैप्टर्स आपके समक्ष आएंगे। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इकाई प्रथम, इकाई नंबर 1, इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम आहार और पोषण का संप्रत्यय समझेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, यानी आहार किसे कहते हैं या आहार का अर्थ। देखिए संप्रत्यय में 2 चीज़ें संकलित होती हैं, एक तो अर्थ और दूसरी क्या, परिभाषा। यानी कि अर्थ और परिभाषा दोनों को समझेंगे हम यहाँ पर। आहार का क्या अर्थ होता है और आहार की क्या परिभाषा है, पोषण का क्या अर्थ है, पोषण की क्या परिभाषा, पूरा विस्तार समझेंगे। देखिए आहार को फूड बोलते हैं, पोषण को न्यूट्रिशंस बोलते हैं। फूड का मतलब जो होता है आहार, जिसको आप खाते हैं। ठीक है, अब एक प्रकार से खाते हैं आप जो, देखिए, और एक होता है आपका खाना या भोजन। देखिए खाना, आहार और पोषण, यानी भोजन, आहार और पोषण, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। भोजन वो होता है एक प्रकार से जो आप खाते पीते हैं, आहार वो होता है जो एक निश्चित या व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा आपको खिलाया जाता है, जिसमें कई प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन या पोषण जो होता है ये आपकी शरीर को एक प्रकार से आपकी शरीर के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी शरीर कैसी है, आपको कितना प्रोटीन कितना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, ठीक है, कितने जल की आवश्यकता आपको है। यानी आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या आपका एक प्रकार से वज़न कैसा है, आप कितना हद तक आपको प्रोटीन चाहिए, आपको एक प्रकार से कोई बीमारी तो नहीं है, इन सभी चीज़ को देख करके फिर उसके बाद में आपका एक डाइट फिक्स किया जाता है। तो पोषण के द्वारा होता है। पोषण में बेसिकली 6 तत्व होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आपको 1 मिनट में समझा दूँ। पोषण में 6 तत्व होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पहला होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा।
अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4.1 कैलोरी या फिर 4 KCl का मतलब क्या होता है? कैलोरी। तो 4 कैलोरी या फिर एक प्रकार से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये अनाजों में बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं, भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को हमको क्या मिले? ऊर्जा मिले, ताकि हमारा शरीर चलायमान हो। अगर हम एक प्रकार से भोजन ना ग्रहण करें तो हमारा शरीर जो होगा वो शिथिल पड़ जाएगा, हमको विश्राम की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। हमारा एक प्रकार से अगर हम पेट भर भोजन नहीं करते तो हमको टायर्ड फील होता है, हमको कमज़ोरी का महसूस होने लगता है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, थकावट महसूस होती है। तो ऊर्जा की क्षीणता के द्वारा यही सब चीज़ें होती हैं। तो ऊर्जा एक प्रकार से फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है आपके शरीर में। जैसे एक मोटरसाइकिल को चलने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, ठीक है। एक कार को चलने के लिए उसमें डीजल का डालना पड़ता है, CNG डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को एक प्रकार से गतिमान या चलायमान होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा को उसको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, पहला तत्व। और इसके अलावा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वसा। वसा को एक प्रकार से अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैट। फैट माने क्या होता है? मोटापा। यानी कि वसा में जैसे जो तैलीय पदार्थ होते हैं, जो तेलहुस चीज़ें होती हैं, तैलीय पदार्थ जैसे तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है, या फिर जो भी तैलीय पदार्थ, मूंगफली आयल या फिर जो भी कुछ होते हैं, यानी जो तैलीय वाले हैं, जो चिकने वाले पदार्थ हैं, वो वसा होते हैं बेसिकली। वसा क्या करती है? शरीर को ये भी ऊर्जा ही देती है, ठीक है, शरीर को ऊर्जा देती है। अब ये भी ऊर्जा देती है लेकिन ये ज़्यादा ऊर्जा नहीं देती है। मतलब ये एक प्रकार से 1 ग्राम अगर आप देखेंगे, 1 ग्राम वसा की अगर बात की जाए, 1 ग्राम वसा में वैसे तो 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, 9 KCl, ठीक है, 9 KCl ऊर्जा पाई जाती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी पाई जाती है? 4। और 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उसमें भी 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। लेकिन 1 ग्राम वसा में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलेगी? तो मिलेगी वसा में। इसीलिए जब हम एक रोटी और एक पूड़ी की बात करते हैं तो एक ध्यान रखेंगे, ये बताओ कि एक रोटी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी या एक पूड़ी में? पूड़ी जो एक प्रकार से जिसमें तेल वगैरह लगा होता है, पूड़ी में मिलेगी। क्यों मिलेगी पूड़ी में? पूड़ी में इसलिए मिलेगी भैया क्योंकि पूड़ी जो होती है उसमें तेल भी लगा होता है, यानी वो घी में छानी जाती है, और रोटी एक प्रकार से केवल अनाज होता है। तो चूंकि रोटी में केवल अनाज होता है इसलिए वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन जब पूड़ी वो तेल भी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों मिल जाएगी। इसलिए शरीर एक प्रकार से आपका मोटा भी होगा और शरीर में फैट बढ़ेगा। शरीर एक प्रकार से ज़्यादा ऊर्जान्वित अपने आप को महसूस करेगी। यही ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाती है और आप काम कम करते हैं तो एक प्रकार से आप मोटे हो जाते हैं। मोटापा बढ़ने का यही कारण तो है कि भाई आपने खाया खूब, आपको ऊर्जा एक प्रकार से खूब मिल रही है, लेकिन उस ऊर्जा को एक प्रकार से आप जो है क्रिएटिव नहीं बना पा रहे हैं। उस ऊर्जा को एक प्रकार से आप कहीं पर जो है प्राकटीकरण नहीं कर पा रहे हैं। उसको आप, जैसे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, अब मैं उस ऊर्जा को एक प्रकार से कुछ काम ही ना करूं, मेरी ऊर्जा सारी की सारी बच रही है, तो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती रहती है शरीर में और एक परत जमा देती है जिससे हम मोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आपको समझनी पड़ेंगी। वसा बेसिकली हमारे शरीर में चर्बी वगैरह, मांस वगैरह ये सब बढ़ाती है, ठीक है। मोटापा बढ़ने में एक प्रकार से वसा महत्वपूर्ण होती है। ये हो गया वसा। इसके अलावा तीसरा आपका है कौन सा? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है ये भी खाने में ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं केवल पोषक तत्वों से। आप पोषण पढ़ रहे हैं, भोजन पढ़ रहे हैं, खाद्य पोषण और स्वच्छता, बिल्कुल यही चीज़ें, इतने ही सब चीज़ें समझ लेंगे, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं सिलेबस डिस्कशन के दौरान ये चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जब मैं चैप्टर या एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के जब चैप्टर्स वाली वीडियोज़ दूंगा तो उसमें एक प्रकार से मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ें जो समझाऊँगा। प्रोटीन बेसिकली करता क्या है? प्रोटीन जो होता है इसमें भी 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन में भी ऊर्जा पाई जाती है, वो भी 4 कैलोरी, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट के बराबर ऊर्जा इसमें भी पाई जाती है, 4 कैलोरी या एक प्रकार से 4.1 कैलोरी, ठीक है। ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन बेसिकली क्या करती है? ऊतक जो होते हैं, ऊतक समझते हैं, टिश्यू जो शरीर में होते हैं। देखिए, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। और कोशिका के एक प्रकार से जब कोशिका एक प्रकार से टूटती हैं या कोशिकाओं के निर्माण से क्या बनता है? तमाम सारी कोशिकाएं जब इकट्ठा होती हैं तो किसका निर्माण होता है? कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होता है उसी को टिश्यू बोलते हैं। और जब टिश्यू यानी ऊतक, और ऊतक जब इकट्ठा होते तो क्या बनते हैं? अंगक बनता है, अंगक से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से पूरा का पूरा बॉडी यानी स्ट्रक्चर बनता है, शरीर बनता है। तो जो टिश्यू होते हैं शरीर में टूट फूट होती है, टिश्यू की ऊतक जो टूट फूट जाते हैं किन्हीं कारणों के बस में, उनकी मरम्मत करता है। तो प्रोटीन बेसिकली जो मसल्स वगैरह बनती हैं वो प्रोटीन्स के खाने से बनती हैं। इसीलिए
महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को या एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं छोटे शैशवावस्था के दौरान, उन बच्चों के लिए एक प्रकार से क्या जरूरी होता है, प्रोटीन का लेना। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आपका एक प्रकार से मसल्स बढ़ेगी, तो प्रोटीन एक प्रकार से ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में क्या है अगला, इसके बाद में अगला आपका है चौथा पोषक तत्व, तो वो है आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन भी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। विटामिन और पांचवा यहीं पे मैं समझा दूं आपका खनिज लवण, ठीक है। दोनों समझ लें, खनिज तत्व या खनिज लवण। खनिज तत्व मैं ऐसा लिख रहा हूँ, खनिज तत्व, ठीक है। खनिज तत्व ये चौथा और पांचवे हो गए। इन दोनों का बेसिकली काम क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको एक प्रकार से क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। यानी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने में जो भूमिका निभाते हैं विटामिन्स और खनिज लवण निभाते हैं। विटामिन्स में कई विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है जो है आपका बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से एक प्रकार से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस तरीके कई सारी विटामिन है, ठीक है। क्लियर। तो ये सब विटामिन के प्रकार हैं। तो मैं चर्चा करूंगा विटामिन वाला चैप्टर पूरा मैं समझाऊंगा इस विस्तार से। अब खनिज तत्व क्या होता है, खनिज तत्व में से कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, और आयोडीन, ये सब चीज़ें होती नहीं। जैसे आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। ऐसे विटामिन ए की कमी से ये रोग, विटामिन बी। तो देखिए विटामिन और खनिज तत्वों की कमी से ही रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से आपका एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। जैसे कि अगर आप में आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया रोग हो जाए। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, यानी खून की कमी हो जाना। तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आप समझें तो खनिज तत्व और विटामिन जो होते हैं ये शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, रोग से लड़ने की क्षमता को ही इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी एक प्रकार से क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो वही इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है विटामिन और खनिज तत्वों का लेना। इसीलिए जब भी एक प्रकार से आपको बहुत बीमारियां हो रही हों तब आप विटामिन या मल्टी विटामिन लेना प्रारंभ कर दें, ठीक है, सप्लीमेंट के रूप में। खनिज तत्व लेना प्रारंभ कर दें जो भी जरूरी, से पालक वगैरह खाएं आप। पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जाननी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। बाकी जल जो होता है वो होता है छठा पोषक तत्व। तो ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर मतलब ये खाने में विद्यमान रहते हैं, और इन्हीं 6 तत्वों को मैनेज करना ही आहार नियोजन कहलाता है या पोषण कहलाता है। पोषण बेसिकली इन्हीं 6 तत्वों को मैनेज करना कि किस शरीर के लिए कौन सा पोषण चाहिए, ठीक है। महिला के लिए कैसा, पुरुष के लिए कैसा, ठीक है। एक गर्भवती महिला के लिए कैसा, एक धात्री अवस्था की महिला के लिए कैसा, एक शैशवावस्था के बच्चे के लिए कैसा, एक वृद्धावस्था के वृद्ध के लिए कैसा, एक प्रौढ़ावस्था के एक प्रकार से पुरुष के लिए कैसा और महिला के लिए कैसा। सारी एक प्रकार से डिटेल में जो जानकारी होती है संतुलित आहार या एक प्रकार से आहार नियोजन में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो इन्हीं 6 पोषक तत्वों को मैनेज करना कि किसको क्या चाहिए, उसी को एक प्रकार से पूरा का पूरा पोषण कहा जाता है। तो ये पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। हालांकि आपका चैप्टर नंबर 1 तो यही मैंने समाप्त कर दिया पूरा समझा करके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विस्तार से इसके बारे में जानेंगे हम लोग। यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं चर्चा करूँगा चैप्टर नंबर 1 में। फिर चैप्टर नंबर 2 आएगा। मैं सारे वीडियोस जो होंगे आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से दे दूंगा, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा मुश्किल से 10-12 दिनों के अंदर। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब चैप्टर्स वाइज वीडियोज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में मॉडल पेपर लगभग 10 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। 10 मॉडल पेपर मतलब कि जिसमें सारे चैप्टर से होंगे और टेस्ट होगा वो, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर ही। तो मैं टेस्ट करवाऊंगा, आप लोग उसके आंसर देते रहिएगा। फिर उसके बाद में जब आप ये चीज़ें कर लेंगे एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे चैप्टर में हम लोग आहार आयोजन के बारे में पढ़ेंगे, मील प्लानिंग। आहार आयोजन क्या होता है, वही होता है कि भाई किस तरीके से हमको आहार इकट्ठा करना है, किस तरीके से आहार को मैनेज करना है, ठीक है। कम बजट में उचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमको एक प्रकार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है, वही होता है आहार आयोजन। पूरा विस्तार समझेंगे। तीसरे चैप्टर में भोज समूह के बारे में समझिए, फूड ग्रुप्स, यानी जो भोज समूह हैं, 5 भोज समूह हैं उनके बारे में जानेंगे। 5 भोज समूह ICMR ने और भी बताया, तो कुछ लोगों ने 7 बताया, कुछ लोगों ने 5 बताया, कुछ लोगों ने 6 बताया। सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कौन से समूहों में किस तत्व को रखते हैं, ठीक है। किसी में भोजन किसी में मांस मछली वाला रखा जाता है, किसी में अंडा दूध ये सब रखते हैं, किसी में एक प्रकार से भोज्य पदार्थ में सब्जी वगैरह रखते हैं, किसी में फल रखते हैं, ऐसे किसी में अनाज रखते हैं। तो यही सब फूड ग्रुप्स हैं, इसके बारे में विस्तार समझेंगे। इसके बाद में भोजन का क्या काम होता है, फंक्शंस ऑफ फूड,
यानी भोजन का शरीर के लिए क्या उपयोगिता है, क्या काम है, पूरा विस्तार से हम जानेंगे इसके बारे में, यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। इसके अलावा संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। संतुलित आहार एक प्रकार से एक व्यक्ति के लिए किस तरीके का आहार, यानी व्यक्ति मान लेते बहुत काम करता है तो उसके लिए कैसा डाइट प्लान होना चाहिए, उसको कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, उसको कितनी एक प्रकार से प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी विटामिन्स की आवश्यकता है, या उसको किस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है। ये एक प्रकार से उसकी आवश्यकता को जान करके उनकी समस्त रुचि को ध्यान में रख करके जब आप आहार व्यवस्थित करते तो उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। इकाई नंबर 1 में इतना पढ़ना है। इकाई नंबर 2 की अगर बात करें, इकाई नंबर 2 यहाँ पर आप देखिए भैया, इकाई नंबर 2 की अगर बात करें तो इकाई नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। इकाई नंबर 2 में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता ही दिया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि ये एक प्रकार से इसमें कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व मिले हुए होते हैं, जिसमें कार्बन जो होता है अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यानी कि अगर C1 होगा तो H2 होगा और O जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इस तरीके का फार्मूला काम करता है। जैसे C6H12O6 इस तरीके से। ये किसका सूत्र है, ये है ग्लूकोज का। किसका सूत्र है, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र है ये, ठीक, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का यही सूत्र होता है, ठीक है। जहाँ कार्बन के 6 अणु रहेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन के 12 हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2, यानी कि CnH2n प्लस n, मतलब कि 2NON। इस तरीके से ये सूत्र होता है, इस पर काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अनाजों में, ठीक है, और शर्करा में, फलों की शर्करा में पाया जाता है, शरीर को ऊर्जा देता है। 7वां क्वेश्चन से वसा और लिपिड्स, फैट एंड लिपिड्स, ये भी एक प्रकार से क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर को मोटा बनाते हैं। वसा मतलब फैट यानी मोटापा, तो चीज़ें मैंने तैलीय पदार्थ बताए नहीं, जो तेल वगैरह होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। लिपिड्स भी उसी टाइप का होता है। 8वां तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये हमारी मसल्स को बढ़ाते हैं। जो एक प्रकार से मसल्स होती हैं, मांस जो हमारे शरीर में बढ़ते हैं वो प्रोटीन्स के द्वारा बढ़ते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम, जैसे कि आप देखते हैं हड्डी बनती, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सभी से दांत वगैरह बनते हैं, तो ये सब भी शरीर के लिए जरूरी। पालक वगैरह से खून वगैरह बनते हैं, ठीक है, आयरन की कमी, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। इसके अलावा सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। सुरक्षात्मक तत्व क्या होता है, जैसे सुरक्षात्मक तत्व में विटामिन का नाम आता है। विटामिन जो है सुरक्षात्मक तत्व है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है विटामिन। अगर आपके शरीर में विटामिन भरपूर मात्रा में है तो आपको रोग नहीं होगा, आपकी रक्षा होगी, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव विटामिन बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसके अलावा सुरक्षात्मक तत्व में एक जल भी सुरक्षात्मक तत्व ही होता है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में वाटर भी आता है, ये भी शरीर की रक्षा करता है रोगों से भी और तमाम प्रकार की चीज़ों से। इसके अलावा 12वां जो चैप्टर है हम लोगों क्या पढ़ेंगे उसमें, 12वें चैप्टर में रेशेदार आहार के बारे में जानेंगे, ठीक है। रेशेदार आहार जो फाइबर्स होते हैं जिस आहार में या जिस एक प्रकार से डाइट में फाइबर्स का प्रयोग ज़्यादा होता है उसके बारे में। इकाई नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 3 में हमको पढ़ना है मानव अभिवृद्धि और विकास, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मानव का विकास कैसे होता है, ग्रोथ उसका कैसे होता है और कैसे विकास हुआ है, पूरा विस्तार समझानेंगे, ठीक है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स, गर्भवती स्त्री के लिए भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं शामिल करनी चाहिए, सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा शिशु के लिए पोषण की व्यवस्था, ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड, ठीक है, शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए किस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए खाने पीने के लिए, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। इकाई नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इकाई नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, 16वें चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको भाई, समाज में होने वाले सामान्य रोग। चूँकि समाज में कई सारे रोग होते हैं, कॉमन डिजीजेस प्रिवलेंट इन सोसाइटी, यानी कि सामान्य रोग जो होते हैं जो कि समाज में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, उन सामान्य रोग क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे पूरा मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा मधुमेह में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन डायबिटीज़ जो है मेलिटस, यानी कि मधुमेह वगैरह में, डायबिटीज़ में किस तरीके का भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारी चीज़ें। इसके अलावा उच्च रक्तचाप में आहार, ठीक है, डाइट इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप बोलते हैं, यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो तो उस दौरान किस तरीके का भोजन आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अधिक तथा न्यून शारीरिक भार की स्थिति में पोषण, यानी मान लेते कोई व्यक्ति जो एक प्रकार से ओवरवेट है तो उस दौरान उनको कैसे भोजन देना चाहिए, कोई अंडर वेट है, कम वजन का है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, उसके भोजन में किस तत्व की अधिकता, किस तत्व की कमी करनी चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर हमको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे,
अगले चैप्टर में हम लोग अतिसार और कब्ज़ में आहार, यानी अतिसार एक रोग होता है, ठीक है, और कब्ज़ भी एक रोग होता है। डायरिया बोलते हैं अतिसार को, और एक प्रकार से जो है कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कब्ज़ को। तो इन दोनों की स्थितियों में डायरिया और जो है कब्ज़ में डाइट किस तरीके से, भोजन कैसा करना चाहिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये अतिसार, कब्ज़, ये सब किस कारण से रोग होते हैं, ऐसे कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बनेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। टाइफाइड, मोतीझरा या मियादी बुखार में आहार, डाइट इन टाइफाइड, टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारी में, या मोतीझरा या मियादी बुखार जो होता है ये यही होता है, टाइफाइड जैसा ही। तो इसमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर आपका है 22 नंबर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देखेंगे, जो तमाम सारे चलाए गए नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चलाए गए सरकारों के द्वारा, उन हेल्थ प्रोग्रामों से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम वगैरह हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा लास्ट चैप्टर आपका 23 नंबर, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि एक प्रकार से क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, यानी इम्यूनिटी बूस्टर जो फूड होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि भाई कौन से तत्व अगर हम खाएं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होगा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे कि भाई हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है पूरा, ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।